वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी के आपके फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, यानी गंदी बस्ती में एक आपके विद्यालय है। एलिमेंट्री यानी प्राथमिक विद्यालय की एक क्लासरूम यानी कक्ष का यहाँ पर वर्णन है। स्लम यानी गंदी बस्ती में। इसके पोइट है स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, ये तो हो गया पोएम का नाम, ये हो गया पोइट का नाम। ये भी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर समरी ऑफ द पोएम बनाइए, जो हम वीडियो के लास्ट में सीखेंगे। और इसी से आप क्या करेंगे, कॉमन एक्सप्लेनेशन, यानी कि इतनी बड़ी पोएम की मात्र एक एक्सप्लेनेशन। वैसे हर स्टेंजा की अलग याद करनी पड़ती है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को अलग अलग याद नहीं होती उनके लिए, साथ ही इसका थीम, सेंट्रल आइडिया, मैसेज सब, और इसके अलावा इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और भी कई सारे क्वेश्चंस का मात्र एक वीडियो, वन शॉट वीडियो हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। तो आइए सबसे पहले हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके यहाँ पर पोएम का नाम दिया हुआ है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, यानी कि गंदी बस्ती में प्राथमिक स्कूल की कक्षा। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राइमरी स्कूल, क्लासरूम आप जानते हैं स्कूल विद्यालय, और स्लम का मतलब होता है गंदी बस्ती। एलिमेंट्री का बताया मैंने आपको प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय। अब कवि परिचय यहाँ पर दिया हुआ है स्टीफन स्पेंडर का। तो स्टीफन स्पेंडर के बारे में है कि इनका जन्म 1909 में हुआ और इनकी डेथ 1995 में हुई। ये एक इंग्लिश पोइट रहे हैं और एक निबंधकार भी। इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड को बिना डिग्री लिए ही त्याग दिया और 1930 में बर्लिन चले गए। बर्लिन से फिर वहाँ चले गए। ये स्पेंडर ने राजनीति में गहरी रुचि ली तथा स्वयं को समाजवादी एवं शांतिवादी घोषित कर दिया। स्पेंडर द्वारा लिखित पुस्तकों में शामिल है पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न तथा एक आत्मकथा वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। प्रस्तुत कविता में उन्होंने सामाजिक अन्याय एवं वर्ग विसंगतियों पर ध्यान केंद्रित किया है। ये इसका हिंदी अनुवाद हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं पोएम की तरफ। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेज लाइक रूटलेस वीड्स। यहाँ पर लिखा हुआ है फार फार यानी बहुत दूर, यानी कि बहुत दूर। गस्टी वेव्स, गस्टी का मतलब होता है तूफानी या झोंकेदार, स्टॉर्मी, ब्लोइंग स्ट्रांगली, बहुत तेज गति से चलने वाले, झोंकेदार, प्रबल। रूटलेस यानी निर्मूल, बिल्कुल जड़हीन, जड़ से उखड़े हुए। जैसे इन बच्चों के जो चेहरे हैं, यहाँ पर कवि हमें बताता है कि प्रबल लहरों से बहुत दूर इन बच्चों के चेहरों की पीली चमड़ी पर बिना जड़ों वाले घास फूस की भांति उनके बाल बिखरे हुए हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि समुद्र की तूफानी लहरों से दूर बच्चों के पीले रंगहीन चेहरे पर बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए बाल व्यर्थ की झाड़ियों की तरह नजर आ रहे हैं। रूटलेस यानी बेकार, वीड्स यानी जो झाड़ियाँ, खरपतवार, बेकार पौधे होते हैं उनकी तरह नजर आ रहे हैं। यहाँ पर द हेयर टोन अराउंड देयर पेलर, और जो बाल हैं उनके पीली चमड़ी के ऊपर बिखरे हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, जैसे कि कोई घास फूस के तिनके बिखरे होते हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, और जो लंबी लड़की है जो वेट डाउन यानी कि अपना सिर झुकाए हुए हैं, जो लंबी लड़की सिर झुकाए हुए उदासी में बैठी हुई है। यहाँ पर लड़की का विशेष ध्यान रखना, किस पोजीशन में बैठी हुई है, वेट डाउन यानी झुकाए, बेंट, सिर झुका हुआ है। द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आईज, जो लड़का है कागज की तरह, पेपर स्विमिंग यानी कागज की तरह अत्यधिक दुबला पतला है और उसकी आंखें रेड्स, चूहे जैसी हैं, यानी कि
वो लड़का कागज के समान बहुत पतला है और आंखें चूहों की आंखों जैसी है, ऐसी छोटी छोटी आंखें हो गई है, यानी कि कम रोशनी की वजह से, कम अच्छे खान पान की वजह से उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई है लड़के की। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। यहाँ पर देखिए कि जो लड़का है वो स्टंटेड यानी अनडेवलप्ड, अविकसित है, एयर उत्तराधिकारी है, ट्विस्टेड यानी विकृत मुड़ी हुई, रिसाइटिंग वर्णन कर रहा है, नार्ड यानी गांठदार गठिया की जो बीमारी हो जाती है, वो लड़का यहाँ पर इसका वर्णन किया गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए इस चीज़ को आप कि एक लड़का है वो अविकसित है, मुड़ी हुई हड्डियाँ का अभागा उत्तराधिकारी, अपने पिता की गांठदार मुड़ी हड्डियों की बीमारी को दोहराता हुआ अपनी डेस्क के निकट से अपना पाठ बोलकर सुना रहा है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि जो लड़का है यानी उसके माता पिता की जो विकृति है वो उसमें भी आ गई है, जो जेनेटिक बीमारी होती है जैसे टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ, तो वो दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि लड़के को दुर्भाग्यशाली क्यों बताया गया है, क्योंकि उसके पेरेंट्स की, उसके पिता की बीमारी उसकी आ गई है, जिसे ये बीमारी माता पिता से मिली है। असल में अपने डेस्क पर अपना पाठ नहीं बल्कि अपने पिता की किसी गांठदार बीमारी का वर्णन कर रहा है। ये ध्यान रखना कि एक तरीके से उसके पिता की जो बीमारी उसे मिली है उसका यहाँ पर वर्णन कर रहा है। रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वही उसका पाठ है एक तरीके से कि वो पाठ क्या याद कर रहा है, वो तो उसके पिता की बीमारी जो उसे विरासत में मिली है दुर्भाग्य से, उसको उसका वर्णन कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। Yet back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक अननोटेड यानी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया हो, वो अननोटेड लड़का, एक जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, उसकी आंखें, एक छोटा सा प्यारा सा लड़का है, यूँ मानिए आप, वन अननोटेड स्वीट प्यारा सा यंग छोटा लड़का बैठा हुआ है, उसकी आंखों में एक सपना है। यह सपना है एक गिलहरी के खेल के बारे में जो इस कमरे के अतिरिक्त किसी पेड़ वाले अन्य कमरे में होता रहता है। यानी ये लड़का सपना देख रहा है, कम रोशनी वाली कक्षा के पीछे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा है, ध्यान देना, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। उसकी आंखों में एक सपना दिखाई देता है। वह स्वप्न कल्पना देखता रहता है कि उसके नीरस कक्षा कक्ष से अलग वृक्ष पर बने अपने निवास स्थान पर स्वतंत्रता से एक गिलहरी खेल रही है। यानी उसका रूम गिलहरी का बिल्कुल स्वतंत्र है, फ्री है। वह भी अपने लिए इसी तरह के कमरे की कल्पना करता है कि इस कमरा, जो उसका कमरा है गंदा, इससे बिल्कुल अलग हो। जो इस कमरे में यानी जिस निवास स्थान पर गिलहरी खेल रही है उसका देखिए रहने का स्थान कैसा है और मेरा कैसा है। यहाँ पर ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज बैलिड फ्लावर टायरोलिस वैली, ये सब वहाँ पर लगे हुए हैं। ये ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कक्षा कक्ष की मटमेली गंदी दीवारों पर क्या चीज़ें लगी हुई है। तो सावर का मतलब होता है अप्रिय, असुहावना। खट्टे पीले रंग की गंदी दीवारें, जो सफ़ेद दीवारें होती हैं, कई वर्षों तक जब उन पर रंग रोगन नहीं होता है तो पीली पड़ जाती है सफ़ेद रंग। और जो डोनेशन लगे हुए हैं, जो दान उपहार में दी हुई वस्तुएं लगी हुई हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उस खट्टे पीले रंग की दीवारें, जो बद्दी दीवारों पर उपहार हैं। शेक्सपियर का एक चित्र है,
सूर्योदय के समय का स्वच्छ आकाश का चित्र है। और क्लाउडलेस एट डॉन मैंने बताया सूर्योदय के समय का स्वच्छ आकाश का चित्र। सिविलाइज्ड डूम यानी सभी शहरों पर छाया हुआ सभ्यता का गुंबद, यानी कि सभ्य समाज की संस्थाएं। बेलिड यानी घंटियों वाली जो फूलों से भरी, यहाँ पर बेल्ड फ्लावरी टायरोलिस वैली, जो टायरोलिस वैली है फूलों से भरी टायरोलिस घाटी, ये सब चित्र लगे हुए हैं। और इसके अलावा ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड। और ये जो उदार मानचित्र है, ओपन हैंडेड उदार मानचित्र, जो विश्व का मानचित्र है, जो दुनिया की सभी अच्छी चीजें दर्शाता है, वो भी वहां पर लगा हुआ है। अब यहां पर इसका हिंदी अर्थ ये है कि गंदी दीवारों पर, रंग की दीवारों पर दान में दी गई वस्तुएं, शेक्सपियर के चेहरे की तस्वीर टंगी है, भोर के समय का, आसमान का, सभ्य समाज का, जो संस्थाओं का गुंबद शहरों पर छाया हुआ है, सब लगे हुए हैं। लेकिन ये टायरोलिस घाटी ये इन बच्चों की किस काम की, जो घंटियों से, संगीत से, फूलों से भरी हुई संसार के इस मानचित्र को खुले हाथों से ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड्स ईस्ट वर्ल्ड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको समझाइए। तो इसका मतलब ये है कि संसार के इस मानचित्र को खुले हाथों से अपने हिसाब से तैयार किया गया है, जैसे तानाशाह होते हैं, और इस संसार के लोगों को एक नया संसार भेंट किया जा रहा है। यानी वो संसार जो उन्होंने, जो तानाशाह होते हैं, डिक्टेटर होते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया है, जिसमें इन गरीबों की के लिए कोई जगह नहीं है। ये जो सारी सुंदर चीजें हैं, जो भी संसार की भोग विलास की चीजें हैं, इन पर इन कुछ लोगों का ही यहाँ पर अधिकार होकर रह गया है। ये ऐसा संसार है ओपन हैंडेड में भी अपनी सामने तो उदार नजर आ रहा है कि ये ऐसी सुंदरता है, लेकिन ये बच्चे इन सब चीज़ों को केवल इन तस्वीरों में देख सकते हैं, वो इनके लिए नहीं है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इस संसार का ये जो नक्शा है ये भेंट किया जा रहा है, लेकिन ये दिखावटी नक्शा है। असलियत में ये जो दुनिया है ये बिल्कुल अलग है इन बच्चों के लिए। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप, आ गई ना बात, मैंने बताया। लेकिन इन बच्चों के लिए ये जो चीजें हैं, ये खिड़कियां, नोट दिस मैप, ये संसार नहीं, दिस वर्ल्ड, ये संसार, ये मैप, ये नक्शा किस काम का, वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद द फॉग, क्योंकि उनके ये किस काम का है, ये उनका भविष्य है, फ्यूचर है, ये तो फॉग यानी कोहरे से पेंट कर दिया गया है, एक तरीके से कवर कर दिया गया है। ये उनके किस काम का है, क्योंकि उनके लिए तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद द फॉग, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लीड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। उनका भविष्य धुंध से पुता हुआ है, अर्थात अनिश्चितता व अंधकार से भरा हुआ है। वे अपने जीवन की इसी तंग सकरी गली जो कि आगे बंद कर दी गई है, नेरो यानी सकरी, स्ट्रीट यानी गली, सील्ड यानी बंद कर दी गई है अंदर की तरफ से, लीड स्काई यानी नीला दूसर आसमान, उस गली में बंद होकर रह गए हैं। इसको एक दूसर नीले आसमान ने चारों ओर से घेर लिया है उस गली को। ये बच्चे जो यहाँ इस गंदी बस्ती में रह रहे हैं, ये तो उन रिवर से फार फार फ्रॉम बहुत दूर हैं, केव्स अंतरीपों से और सितारों जैसे शब्दों से बहुत दूर हैं। कुल मिलाकर भाव यह है कि जिन बच्चों के लिए थोड़ी खुली जगह मिलना दुर्लभ है, उनके लिए प्रकृति की ये चीज़ें तो अर्थहीन हैं, बेकार है। उनके
ये किस काम की है। Surely Shakespeare is wicked. The map is a bad example with ships and sun and love tempting them to steal. निश्चित ही शेक्सपियर इनके लिए विक्ड यानी अरुचिकर है, क्योंकि शेक्सपियर में उनका क्या इंटरेस्ट रहेगा। शेक्सपियर तो गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए महान नाटककार। शेक्सपियर का चित्र अर्थहीन है या बुरा लगने वाला है। ये सब चीज़ें उनके लिए बेकार है, बेड एग्जाम्पल है। ये जो सूर्य है, यहाँ पर जो सूर्य दिखाया गया है, ये सूर्य, जहाज, प्रेम दर्शाए गए हैं। ये सब चीज़ें उन्हें चोरी करने को ललचाती हैं, क्योंकि वो ऐसे इन्हें हासिल नहीं कर सकते तो फिर वो गलत रास्ते अपनाएंगे। इसलिए इन्हें उन्हें मत दिखाओ। For lives that slightly turn in their cramped halls from fog to endless night, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक ये गंदी बस्ती ही इन बच्चों की इन संकीर्ण कोठरियों में जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य है। वो बच्चे, इनका अस्तित्व अनिश्चितता की धुंध से आरंभ होकर मृत्यु के अंतहीन अंधकार में समाप्त हो जाता है। यहाँ पर वो बता रहा है कि ये जो क्रैम्ड होल है, क्रैम्ड यानी तंग, होल्स यानी झोंपड़े, रहने की स्थान, ये एंडलेस नाइट यानी कभी समाप्त न होने वाली रातें, अनंत अंधेरी रातें जहाँ उजाला नहीं है, यही उनकी जिंदगी है। उन्हें ये सब मत दिखाओ। ये उनके किस काम के हैं। On their slag heap the children wear, skin peeped through by bombs and spectacles of steel with mended glass, like bottle beads on stones. गंदगी के ढेरों पर बैठे हुए, स्लेग यानी वेस्ट मटेरियल, कबाड़ा, गंदगी, हीप यानी पाइल्स, ढेर, गंदगी के ढेरों पर बैठे हुए इन बच्चों की स्किन जो त्वचा है में से उनकी हड्डियां झांक रही है, पीप्ड यानी नजर आ रही है, और ये मरम्मत किए हुए शीशों वाले स्टील के चश्मे पहने ऐसे लगते हैं जैसे पत्थरों पर बोतलों के टूटे हुए टुकड़े हों। अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को कि धातु के मेल के ढेर पर रहने वाले इन बच्चों की चमड़ी से उनकी हड्डियां झांकती प्रतीत होती हैं। उनके चश्मे स्टील के फ्रेम से बनते हैं जिनकी मरम्मत किए हुए शीशे लगे हुए हैं, और ये शीशे पत्थरों पर पड़े कांच के टुकड़ों की तरह नजर आ रहे हैं। विशेष ध्यान देना। All of their time and space are foggy slum. उनका जो पूरा समय और क्षेत्र है ये फोगी, फोगी का मतलब धुंध से भरे हुए, कोहरे से भरे हुए, ये गंदी बस्ती के उनके निवास स्थान, उनके झोंपड़ी हैं, ये स्लम है। सो ब्लोड देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। अब यहाँ पर कवि ने बहुत बड़ी बात कर दी है। ब्लोट का मतलब होता है मिटा देना, डूम यानी प्रलय, महाविनाश। वो कहता है कि जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं इन बच्चों के लिए जिंदा नरक है, और इन गंदी बस्तियों को, नरक जैसी बस्तियों को, इस कलंक को मिटा दो, साफ कर दो इनको। ये कलंक है और इनको अब यहाँ रखना सही नहीं है, क्योंकि ये डूम यानी बर्बादी या नरक के समान है। वो कहते हैं कि इनको तोड़ दो, इन्हें नष्ट कर दो। वो यहाँ पर गंदी बस्तियाँ धनाढ्य और शक्तिशाली लोगों के लिए के संसार पर बड़ा दब्बा है, ये चीज़ें जिनमें बच्चे रह रहे हैं। इसलिए उन लोगों के मानचित्रों को मिटा दो और प्रलय जैसी विशाल गंदी बस्तियों की उनके स्थान पर दर्शाओ, क्योंकि आप इन जो खूबसूरत चीज़ें हैं इनके पीछे की हकीकत आपको नहीं पता कि एक दुनिया ऐसी भी है जहाँ पर ऐसे लोग रह रहे हैं, और आप क्या दिखा रहे हो ये सुंदर चीज़ें, ये इन बच्चों के लिए किस काम की। अरे इनकी इस दशा को दर्शाओ इन चीज़ों में जो हकीकत है इस दुनिया की। अब कवि आगे कहता है, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर,
This map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town. यहाँ पर फिर बहुत बड़ी बात कर दी कि जो गवर्नर है, सरकार जो झुग्गी झोपड़ी के लिए स्कूल खोलती है, इंस्पेक्टर जो लोग इन गंदी बस्तियों की स्कूलों का निरीक्षण करते हैं, विजिटर सम्मानित व्यक्ति जो इन स्कूलों को देखने आते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, इनकी क्या ड्यूटी है। गवर्नर, निरीक्षक, आगंतुक, जब तक ये मानचित्र उनकी खिड़की नहीं बनता और ये खिड़कियां जिन्होंने उनके जीवन को कब्रों के तक आने की बातें कैद कर रखा है, नहीं टूटती है, टूट कर खुल नहीं जाती। नगर को तोड़ दो, क्या काम किए ये सब। कैटकोम का मतलब कब्रों का तहखाना। यहाँ पर कवि बड़ा दुखी हो गया है और वो कह रहा है कि ये जो इनका निवास स्थान है ये कब्रिस्तान है, कब्रों के तहखाने के समान है। सरकार जो गंदी बस्ती के स्कूलों को खोलती है, निरीक्षक लोग जिन गंदी बस्ती के स्कूलों का निरीक्षण करते हैं तथा सम्मानित व्यक्ति जो इन स्कूलों को देखने आते हैं, उनसे कवि अपील करता है कि वे इस मानचित्र को बाहर के संसार को देखने की खिड़की बना दें। खिड़कियां जो तहखानों की कब्रों के समान उनके लिए बंद हो जाती है, उनके सारे बंधनों को तोड़ दे। वो ये कहता है कि ये सब अब ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करें कि गंदी बस्ती के बच्चों को बाहर की वास्तविक दुनिया में ले आएं, उन्हें सभ्य समाज की मुख्य धारा में लेकर आएं। इनको मिटा दो, ये अब बहुत हो चुका है, इन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, इन बच्चों पर, इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाइए। वह गंदी बस्तियों धनाढ़ संसार के मध्य के अवरोधों को हटा देना चाहिए, अन्यथा एक दिन गंदी बस्ती के निवासी इस शहरी समाज की तथाकथित सभ्य व्यवस्था को तहस नहस कर देंगे, क्योंकि अति हर चीज की खराब होती है। कहीं एक दिन ऐसा ना आ जाए कि ये गंदी बस्ती के लोग अपनी पर आ जाएं और ये जो आपकी सारी सभ्यता आप जो ढिंडोरा पीट रहे हैं पूरी दुनिया में, इन सभ्य लोगों को इनका सामना करना पड़ जाए। यहाँ पर वो कहता है, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज़ूर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। यहाँ पर वो कहता है कि कवि इन झुग्गी झोपड़ी की स्कूलों के प्रशासन से कहता है कि इन बच्चों को एक झुग्गी झोपड़ियों के गंदे वातावरण से बाहर खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर निकलने में सहयोग दें, उन्हें हरे भरे खेत देखने दें और वे स्वच्छ आकाश के नीचे सुनहरी रेत पर उनको दौड़ने में सहयोग करें, ताकि वे इस संसार में अपना स्थान बना सके। उनको स्वतंत्र रूप से पुस्तक पढ़ने का अवसर दें। केवल वे ही व्यक्ति इतिहास रचते हैं जिनकी भाषा में सूर्य की उष्मा और शक्ति होती है, यानी जिनके पास ज्ञान होता है। यहाँ पर वो बता रहा है आप लोगों को, कैटकोम्स का मैंने बता दिया। एशोर का मतलब होता है आकाश जैसा नीला और नेक्ड का मतलब खुले रूप से, यानी वो कहता है कि बच्चों को हरे भरे खेत दिखाओ, उनके संसार को सुनहरी रेत पर नीले समुद्र की भांति चलाओ, उनकी जीव किताबों में खुली दौड़े, सफ़ेद व हरे रंग के पन्ने खुले। इतिहास उनका होता है जिनका भाषा यहाँ पर बताया कि ज्ञान होता है। जो पढ़े लिखे होते हैं वही आगे जाकर महान बनते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कवि ने बताया। अब हम आप लोगों के लिए ये जो कविता की हमने समरी बनाई है वो आपको बताते हैं। अब हम वीडियो के समरी ऑफ द पोएम, यानी कि वीडियो में जो हमने आपके सारांश बनाया है वो देखते हैं इस पोएम का, और इसमें कॉमन एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, रेफरेंस जो हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, कंपोज्ड बाय द पोइट, और पोइट का नाम स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, ये तो क्या रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट में कुछ नहीं करना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देना। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ, बाकी शेष बचा ये एक्सप्लेनेशन है, और समरी ऑफ द पोएम में पूरा ही आ जाएगा। दूसरी बात, लॉन्ग आंसर टाइप में की थीम में से सेंट्रल आइडिया क्या है लॉन्ग आंसर टाइप में,
पूरा लिख देना चलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके अलावा कवि क्या चाहता है, क्या वर्णन करता है स्लम चिल्ड्रन का और उनका लाइफ कैसे चेंज हो, इस बारे में क्या वो करता है, किससे अपील करता है, सारी चीज़ें। आइए सबसे पहले द पोइट ड्रॉज अ कंट्रास्ट बिटवीन द वर्ल्ड आउटसाइड एंड द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन हु सिट विद इन अ डर्टी रूम इन डर्टी सराउंडिंग्स। कवि ड्रॉज अ कंट्रास्ट यानी एक विरोधाभास बताता है, एक तो बाहर का संसार और एक वो संसार स्लम चिल्ड्रन का, यानी गंदी बस्ती के बच्चों का। वो वहाँ बैठे हुए हैं गंदे कमरे में और उनके चारों ओर गंदा परिवेश है। वो बच्चे द चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम मैनी डिजीजेज, कई बीमारियों से ग्रसित है, क्योंकि उन्हें न तो अच्छा वातावरण मिल रहा है, न अच्छा खाना पीना मिल रहा है, और बल्कि वो गंदे वातावरण में रह रहे हैं, तो कई सारी बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया है। दे नेवर गोट न्यूट्रिशियस फूड, उन्हें कभी पोषण युक्त खाना नहीं मिला। देयर ड्रीम्स आर इम्प्रिजन्ड इन दिस डर्टी क्लासरूम, उनके सपने तो इस गंदे कक्ष में इम्प्रिजन्ड यानी कैद होकर रह गए हैं। द पोइट इज वेरी सैड टू सी देयर पिटिएबल कंडीशन, कवि उनकी इस दयनीय दशा को देखकर बड़ा दुखी है। ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम जस्ट सीम टू मेक फन ऑफ देम, जो भी कक्ष में जितनी भी तस्वीरें लगी हुई है, सुंदर चित्र लगे हुए हैं, सब बेकार है और उनकी मजाक बनाते हैं। दे टेम्प्ट देम टू स्टील, और वो उन्हें ललचाते हैं, स्टील चोरी करने के लिए, टेम्प्ट यानी ललचाते हैं। द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड इज ऑफ नो यूज टू देम, ये संसार की सुंदरता उनके लिए किसी काम की नहीं है। वेन दे हैव टू लिव लाइफ इन सच अ बैड कंडीशन, जब उन्हें इतनी बुरी दशा में जीवन जीना है तो ये सुंदर चित्र किस काम के। द पोइट अपील्स टू द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर, विजिटर्स एंड पीपल रेस्पॉन्सिबल टू मेक एफर्ट्स इन ब्रिंगिंग द स्लम चिल्ड्रन आउट ऑफ दी सफोकेटिंग surroundings and allowing them to breathe in open and clean air। कवि अपील करता है, प्रार्थना करता है गवर्नमेंट, सरकार से, निरीक्षक से, आगंतुक से और जिम्मेदार लोगों से कि प्रयास करें इन बच्चों का, जो गंदी बस्ती के रहने वाले बच्चे हैं, इस सफोकेटिंग घुटन भरे वातावरण से बाहर आए और उन्हें मौका मिले कि वो भी स्वच्छ और ताज़ी हवा में श्वास ले सके। इस प्रकार इसकी समरी एक्सप्लेनेशन और सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी लोग आंसर टाइप बन रहे हैं कॉमन वाले, सबका आंसर है। आशा है आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी शानदार ट्रिक के साथ अगली पोएम में। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।